आपने यहां स्टार्टअप्स को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। मैं आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम का ही उदाहरण देता हूं कि इसमें जो परिवर्तन होता है वो कैसे हुआ है। दुनिया में 50-60 साल पहले स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ, धीरे धीरे वो मेगा कॉरपोरेशन के युग में बदल गया। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान भारत में स्टार्टअप्स के बारे में बहुत कम चर्चा होती थी। साल 2014 तक तो देश में 500 से भी कम रजिस्टर्ड स्टार्टअप हुआ करते थे। स्टार्टअप कल्चर के अभाव में हर क्षेत्र में सरकार का ही दखल आ भी रहा। हमारे युवा टैलेंट, उसका सामर्थ्य, उसे अपने पूरा करने का मौका नहीं मिला। साथियों, मुझे अपने देश के युवाओं पर भरोसा है, आपके सामर्थ्य पर भरोसा है, इसलिए हमने एक अलग राह चुनी। हमने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक नए स्कीम्स बनाई। यहीं से स्टार्टअप रिवॉल्यूशन ने भारत में असली गति पकड़ी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फंड्स ऑफ फंड्स, टैक्स और कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, ऐसे अनेक इनिशिएटिव लिए गए। ऐसे सेक्टर जहां पहले सिर्फ सरकार की सब कुछ थी, सब कुछ उसी की चलती थी, उनको युवा इनोवेशन, युवा एंटरप्राइज के लिए ओपन किया गया। इसका जो प्रभाव हुआ वो भी एक अलग ही सक्सेस स्टोरी बन चुका है। साथियों, आप स्पेस सेक्टर को ही लीजिए। 5-6 साल पहले तक स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ इसरो पर थी। हमने स्पेस को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ओपन किया, इससे जुड़ी व्यवस्थाएं बनाई, संस्थाएं तैयार की और आज स्पेस सेक्टर में 300 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। देखते ही देखते हमारे स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना रॉकेट विक्रम एस तैयार कर लिया है। एक और स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन बनाकर सबको चौंका दिया है। ये सब स्टार्टअप की कमाल है। भारत के स्पेस स्टार्टअप अब लगातार कमाल करके दिखा रहे हैं। साथियों, मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं। आप कल्पना करिए कि अगर ड्रोन उड़ाने पर 24 घंटे अनेकों तरह की पाबंदी लगी रहती तो क्या होता। ये थी पहले हमारे यहां ड्रोन उड़ाना या बनाना दोनों कानूनों के जाल में फंसा हुआ था। लाइसेंस लेना पहाड़ चढ़ने जैसा काम था और इसे केवल सुरक्षा के नजरिए से ही देखा जाता था। हमने नए नियम बनाए, नियम आसान किए। इसके कारण आज हमारे यहां कितने ही युवाओं को ड्रोन से जुड़े सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका मिला है। युद्ध क्षेत्र में मेड इन इंडिया ड्रोन देश के दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं और कृषि क्षेत्र में हमारी नमो ड्रोन दीदियां खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। साथियों, डिफेंस सेक्टर भी पहले सरकारी कंपनियों पर ही निर्भर था। हमारी सरकार ने इसको भी बदला। भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में स्टार्टअप के लिए दरवाजे खोले। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे युवाओं को ही मिला है। आज भारत में 1000 से अधिक डिफेंस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। आज एक युवा ड्रोन बना रहा है तो दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है। कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी है। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है। भारत मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल टैलेंट, वीआर, एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है। अब यहां पर एक प्रेजेंटेशन में हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करने की बात तेज आई। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को। पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। हमारा कल्चर भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, आधुनिक रूप में हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। और आजकल भी मैं देख रहा हूं हमारे देश के कई स्टार्टअप हैं जो गेमिंग की दुनिया में बहुत बढ़िया भारत की बातें कह रहे हैं
और बच्चों को भी खेलते खेलते भारत को समझना सरल हो जाता है। साथियों, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स युवा क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड बन गई है। यानी सेक्टर कोई भी हो, आपके लिए आज भारत में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इसलिए मेरा आज यहां इस आयोजन से जुड़े सभी युवाओं से, देश के युवाओं से आह्वान है, आप अपने आइडिया के साथ आगे बढ़िए, रिस्क लेने से पीछे मत हटिए। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।